नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 53 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 53 का जो पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी का नाम क्या है। तो अगर बात करें संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी की, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी का नाम अबू धाबी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब संयुक्त अरब जो अमीरात है, इसकी राजधानी अबू धाबी है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है दिरहम। तो दिरहम यहाँ की मुद्रा का नाम है और यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है अबू धाबी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, कई बार टेट परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि चीन देश की राजधानी का नाम क्या है। तो अगर बात करें चीन देश की, तो चीन देश की राजधानी का नाम बीजिंग है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि रूस देश की राजधानी का नाम क्या है। तो रूस देश की राजधानी का नाम आपका मॉस्को है। ये क्वेश्चन कई बार आपके टेट परीक्षा में आया है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया था। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि जापान देश की राजधानी का नाम क्या है। तो जापान देश की राजधानी का नाम टोक्यो है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि जापान देश की राजधानी का नाम टोक्यो है, तो जर्मनी देश की राजधानी का नाम क्या है। तो जर्मनी देश की राजधानी का नाम बर्लिन है। ये बात मेरे साथी आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगर आप भी इसी बार एचपीटेट जून 2026 में क्लियर करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको 499 रुपीज़ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। मेरे भाई, जो क्लासेस लाइव होगी वो क्लासेस आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं और साथ में मिलने वाले आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। साथियों, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हम अपनी क्लासेस देने वाले हैं। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका कनाडा देश की राजधानी का नाम क्या है। तो कनाडा देश की राजधानी का नाम ओटावा है। और बात कर रहे थे जर्मनी की, तो जर्मनी देश की राजधानी का नाम बर्लिन है। क्या है? बर्लिन। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। अच्छा, इटली देश की राजधानी का नाम क्या है। तो इटली देश की राजधानी का नाम है रोम। रोम। और उसी प्रकार आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मिस्र देश की राजधानी का नाम क्या है। तो मिस्र देश की राजधानी का नाम काहिरा है। और अंत में बात करते हैं स्पेन की, तो स्पेन देश की राजधानी का नाम मैड्रिड है। ये सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से, जितनी भी कैपिटल्स आज मैंने आपको बताई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सभी देशों की कैपिटल्स को आपने डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गोची उत्सव का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा कुछ दिनों से जो है वो गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है, जिस कारण मैं वीडियोज़ को बहुत ही परफेक्टनेस के साथ नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बीच हर दिन आऊँ, हर दिन वीडियो लेके आऊँ। चाहे मेरा लाइव सेशन है, चाहे मेरा ये वाला सेशन है, हर एक दिन मेरी कोशिश जारी है। और बहुत जल्द जैसे ही मैं ठीक होता हूँ आपके बीच एक नई जोश के साथ आऊँगा। साथियों, गोची उत्सव का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले के साथ है। तो गोची उत्सव का संबंध हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के साथ है। साथियों, ये जो गोची उत्सव है वो फरवरी माह में जो है वो लाहौल स्पीति की चंद्रभागा घाटी, लाहौल स्पीति में एक घाटी है जिसका नाम है चंद्रभागा घाटी, और इसी चंद्रभागा घाटी में आपका गोची उत्सव मनाया जाता है। साथियों, अगर बात करें, जो गोची उत्सव है ये घरों में मनाया जाने वाला एक रूप से त्यौहार है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया था। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो एक मेला है, कौन सा मेला है आपका, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो गोची उत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है। तो गोची उत्सव आपका केलोंग के आसपास मनाया जाता है। और एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा था कि आपका चंबा में कौन कौन से फेमस फेस्टिवल। तो चंबा की मैं बात करूं तो चंबा का जो सबसे फेमस फेस्टिवल है वो है आपका चंबा का मिंजर मेला। चंबा का जो मिंजर मेला है वो सबसे फेमस फेस्टिवल यहाँ पे माना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। और चंबा का जो मिंजर मेला है उसको किसने शुरू किया था। तो चंबा के मिंजर मेले को शुरू करने का काम किया था चंबा के राजा साहिल वर्मन ने। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ये मेला जो है वो अगस्त महीने के में लगता है। अगस्त महीने के दूसरे रविवार से तीसरे रविवार तक ये मेला लगता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और ये मेला
चंबा के चौगान मैदान में आपका मिंजर मेला लगता है। तो चंबा से हमको याद आया सूही मेला। टेट परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला मेला है मिंजर मेले के बाद सूही मेला। सूही मेला एक ऐसा मेला है जहाँ पर महिलाओं और बच्चों का आना अनिवार्य है। तो जहाँ हिमाचल का वो मेला जहाँ पर सिर्फ महिलाएं और बच्चे आ सकती है, तो वो मेला है आपका सूही मेला, जो कि चंबा की रानी नैना देवी के बलिदान के याद में मनाया जाता है। ये बात भी आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों, चंबा के बाद किन्नौर है। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर का फुलेज फेस्टिवल मुझे याद आता है, जो कि एक फूलों का त्यौहार है। फुलेज एक किन्नौर का फेस्टिवल है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है किन्नौर का फुलेज। किन्नौर में आपका आपका लोसर, देखो लोसर तो लाहौल स्पीति में भी होता है और आपका किन्नौर में भी होता है। तो नव वर्ष एक न्यू ईयर फेस्टिवल होता है आपका लोसर फेस्टिवल, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला रामपुर का लवी मेला है। तो रामपुर का जो रवि मेला है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला माना जाता है। और रामपुर का जो लवी मेला है वो किसके लिए फेमस है, क्वेश्चन ये भी आया है। तो रामपुर का लवी मेला आपका व्यापार के लिए फेमस है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान में, आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है, निम्नलिखित में से किस देश से जुड़ी हुई है। तो प्राचीन जो आपकी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो आपके किस देश से जुड़ी है, तो वो आपके इराक देश से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे इराक देश की। तो साथियों, जो आपका इराक देश है इसकी राजधानी का नाम क्या है। तो इराक देश की राजधानी का नाम है बगदाद। क्या है, बगदाद जो है वो ईरान देश की राजधानी का नाम है। और यहाँ की जो मुद्रा है इराक की वो है आपकी, ये आपकी दिनार। तो दिनार यहाँ की मुद्रा का नाम है और राजधानी का नाम बगदाद है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और अरबी और कुर्दिश भाषा यहाँ पे बोली जाती है। उसी प्रकार यहाँ पे एक नया देश है तुर्की। तुर्की देश का नया नाम तुर्किया हो चुका है। तुर्की देश को अब तुर्की बोलते हैं। और तुर्की की मैं बात करता हूँ तो तुर्की देश की राजधानी का नाम अंकारा है। लेकिन यहाँ की जो मुद्रा है वो टर्किश लीरा। क्या है, आपकी लीरा जो है यहाँ की मुद्रा का नाम है। तो टर्किश लीरा क्या है, आपकी मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है दोस्तों, तुर्की देश की मुद्रा है। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत डिटेल से याद रखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है, या मेरे वीडियो का जो कंटेंट है, वॉइस तो थोड़ा आजकल धीमी चली हुई है क्योंकि मेरा गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, उस करके मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बीच हर दिन आ रहा हूँ, हर दिन वीडियोज़ डाल रहा हूँ भाई। और अगर मेरा कंटेंट आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोज़ को जो है वो शेयर कर सकते हैं। अगला है कि स्मार्टफोन और कंप्यूटर में स्थापित रैम को क्या कहते हैं। तो रैम का पूर्ण रूप, क्वेश्चन ये भी टेट परीक्षाओं में कई बार आया है। तो रैम का पूरा नाम है यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या नाम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी होती है, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसका उपयोग डेटा को तेज़ी से प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। तो डेटा को जल्दी से प्रोसेस करने के लिए जो किया जाता है वो रैम का प्रयोग किया जाता है। और ये स्मार्टफोन और कंप्यूटर में स्थापित होती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी। ये कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। उसी प्रकार इस बार रैम पूछा है, अगली बार क्वेश्चन पूछने वाला रोम भी पूछ सकता है। रोम की जो फुल फॉर्म है वो है रीड ऑनली मेमोरी। क्या है मेरे दोस्त, रीड ऑनली मेमोरी आपकी रोम की फुल फॉर्म है। एक बार टेट परीक्षाओं में ही सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। आप बोलेंगे बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन आधे बच्चों को यही पता नहीं होता। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेरे भाई मेरे बहन, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आपकी फुल फॉर्म है आपकी सीपीयू की। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। मेरे दोस्त, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था यूएसबी का पूरा नाम बताइए। तो यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है मेरे दोस्त, यूनिवर्सल सीरियल बस। आपको बेहतरीन तरीके से मैं एक एक बात क्लियर करा रहा हूँ। तो यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का पूरा नाम है। अच्छा, एक बार पूछा गया था लैन, लैन का पूर्ण रूप क्या है। तो लैन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। एक बार फुल फॉर्म पूछी गई थी WWW, ये भी टेट में ही पूछी गई है। तो WW का पूरा नाम है
वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, सॉरी, वर्ल्ड वाइड वेब है। तो वर्ल्ड वाइड वेब ये WWW की फुल फॉर्म है, आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, ठीक है। और रैम क्या हमने बता दिया, एक वोलेटाइल मेमोरी है जो कि कंप्यूटर या स्मार्टफोन के बंद होने पर मौजूद डेटा हमें इसमें क्या है, रैम में मौजूद डेटा मिट जाता है। तो याद रखना ये सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों को 6 श्रेणियों में वर्तमान में वर्गीकृत किया गया है। अब आप बोलेंगे 6 श्रेणियां कौन सी हैं? तो ये है आर्टिकल नंबर 12 से 35। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 12 से 35 जो है वो आपके मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। मेरे दोस्त आपको मैं बताऊं तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहला मौलिक अधिकार है आपका समानता का मौलिक अधिकार, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से 22। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 और 24। पांचवा है आपका धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार 25 से 28। देन आपका आपका जो पांचवा है, सॉरी, चौथा है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, और पांचवा है आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29 एवं 30 में है कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट, और छठा मौलिक अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। तो अनुच्छेद अनुच्छेद नंबर 32 में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं साथियों? तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और हाई कोर्ट में जा सकते हैं 226 के तहत। तो दोनों ही बातों को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और इन मौलिक अधिकारों को भारत की संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को USA से लिया गया है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। ये सारी की सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार को हटा दिया। वो कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। तो 44वां सब पहले 7 होते थे लेकिन अब 6 है, क्योंकि एक को हटा दिया। हटाया कौन सा? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का मौलिक अधिकार। और राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर आर्टिकल 31 से कहाँ पे डाल दिया? 300 के 1 में डालकर लीगल राइट, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किन्हें कहा जाता है? तो फंडामेंटल राइट्स को ही भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 है। गलती नहीं करनी है, एक एक क्वेश्चन को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस अनुच्छेद में है? देखिए, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव की विधि है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 66 में है। मेरे दोस्त, आर्टिकल नंबर 66 जो बात करता है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है। साथियों, अगर बात करूं मैं उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, इसमें एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा वोट छोड़े जाते हैं, जिसको बोलते हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति होती है वही आपकी पद्धति होती है आपकी राष्ट्रपति के चुनाव की। तो एकल संक्रमण पद्धति, तो एकल संक्रमण पद्धति ये उपराष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन है। इनका नाम आपको, तो CP राधाकृष्णन का नाम आपको जरूर याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि CP राधाकृष्णन कौन है। तो ये भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। आर्टिकल नंबर 63 बोलता है कि भारत में एक ही उपराष्ट्रपति होगा। ये बात किस में बोला है? आर्टिकल नंबर 63 में बोली है। बात करें साथियों उपराष्ट्रपति की, तो इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के अनुच्छेद से लिया गया है? तो ये लिया है आपका USA देश के संविधान से लिया है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, बात करें राष्ट्रपति की, तो अगर राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल नंबर 52 से 61 भारत के राष्ट्रपति की बात की जाती है। 52 में बोला जाता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, जिस प्रकार 63 में बोला है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति,
तो राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का स्पीकर या राज्यसभा का सभापति होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि 44वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1978 में। मेरे दोस्त, जो 44वां संविधान संशोधन है वो 1978 का तो है, लेकिन ये किस पार्टी के द्वारा भारत में? तो मोरारजी देसाई की जो जनता पार्टी है उसके द्वारा भारत में 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि भारत में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसको इंदिरा गांधी का संविधान या उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी, मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन निवासी कौन है? तो कोल जो है हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीन निवासी माने जाते हैं। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, कोल हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीन निवासी माने जाते हैं। लेकिन एक और बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके लाहौली लोग किस प्रजाति के हैं? तो लाहौली लोग आपके मंगोलियाड है। क्या है? आपके मंगोलियाड आपके लाहौली लोग हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी गुज्जर जनजाति, गद्दी जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो गुज्जर है आपकी गद्दी है, ये आपके मुख्य रूप से चंबा ज़िले में देखने को मिलती है। साथियों, आपके जो लाहौल जनजाति की मैं लाहौली लोगों की बात कर रहा था, वो उनका जो विवाह है वो बहुपति प्रथा को मानती है। स्वजाति विवाह या बहुपति प्रथा को मानती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जोश के साथ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।